हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर लॉ, डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज के क्लास में संवैधानिक विधि प्रथम के अंतर्गत हम प्रियम्बल के संबंध में बात करेंगे, उस संबंध में अध्ययन करेंगे, उद्देशिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रायः प्रत्येक अधिनियम में उसके प्रारंभ में एक उद्देशिका रहती है और उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए अधिनियम को पारित किया जाता है। जस्टिस सुब्बा राव के शब्द में यदि हम कहें तो उन्होंने कहा है, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। मतलब उसका क्या मॉडल है, क्या आदर्श है और वह क्या प्राप्त करना चाहता है, यह चीज जो प्रियम्बल होता है किसी भी एक्ट में वह इंगित करता है। और जो उद्देशिका होता है वह अधिनियम के उद्देश्यों को एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा है कि जो उद्देशिका होती है वह जो विधि निर्माता होते हैं, जो संविधान निर्माता होते हैं, उनके विचारों को समझने का एक कुंजी होता है। संविधान की रचना करते समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था, वो जो संविधान बना रहे थे उस संविधान का क्या उद्देश्य था और वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सब को जानने का जो माध्यम है वह उद्देशिका है। और जो हमारे संविधान की उद्देशिका है वह इस प्रकार से है। हमारे संविधान का उद्देशिका बोलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जो हमारा संविधान है, इसका जो प्रस्तावना है, यदि हम इसका व्याख्या करें तो हम पाते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो शब्द जोड़ा गया है
ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को प्रतिस्थापित किया गया है। आगे बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 टाइप्स के जस्टिस की बात करता है हमारा जो संविधान है, जो उद्देश्य का है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। इसके जगह पे पहले था राष्ट्र की एकता, अब क्या हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें ये जो हमारा संविधान है, तो इस संविधान को पावर कहां से मिला? पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि संविधान को पावर कहां से मिला, क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो उस एक्ट पे अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है, परंतु हमारा जो संविधान है, इस संविधान में, इस संविधान को, ये आप लोग भी जानते होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए, परंतु इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं, जो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब जो मेन पावर है, जो इस संविधान को जो पावर मिला हुआ है, वह किसी असेंबली के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की जस्टिस की बात करते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है? तो पहला है विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, इतना प्राप्त कराने के लिए 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार का स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की समता, इक्वालिटी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित हैं हम इस संविधान सभा में, किस संविधान सभा में? भारतीय संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब यह आत्मा से निकला हुआ दस्तावेज है, आत्मार्पित करते हैं, आत्मा से लगाते हैं, और इसको पावर कौन देता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि संविधान का जो उद्देशिका है, इसका इंटरप्रिटेशन में क्या महत्व है?
तो इनरी बेरूबारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और न ही उस शक्ति को किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या असंदिग्ध हो। ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। जहां संविधान की भाषा असंदिग्ध है, उद्देशिका की सहायता लेना आवश्यक नहीं है। यह केस है इन री बेरूबारी यूनियन के मामले, ये 1960 का केस है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, किंतु किसी भी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना संविधान में। उन्होंने कहा, संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी ने कहा कि इस मत के पक्ष में कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि जो शक्तियों के विषय में सही हो, वही निषेधों और परिसीमाओं के विषय में भी सही है। अनेक मामलों में उद्देशिका के आधार पर परिसीमाएं उत्पन्न होती हैं। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को उनमें निहित उदात्त आदर्शों के अनुरूप निर्वचन किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उद्देशिका के आधार पर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर परिसीमा लगाई गई थी और यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इस मामले के में दिए गए निर्णय को अनेक विनिश्चयों में लागू किया गया और इस प्रकार रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका का अनुसरण करते हुए यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14, 16 और 39 क के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संविधान का लक्ष्य है, अतः वह मूल अधिकार है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उद्देशिका से लाभ क्या है। तो उद्देशिका निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, संविधान का स्रोत क्या है, यह बताता है उद्देशिका कि संविधान का स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात इसमें उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित बनाने की इच्छा की थी और इसमें संविधान के परिवर्तन की तिथि की बात की गई है। तो इसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो यह बताता है कि संविधान का स्रोत क्या है, अर्थात भारत के लोग। संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात इसमें उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित बनाने की इच्छा की थी। इसमें संविधान के परिवर्तन की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो हमारे संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है हमारा संविधान। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की, समानता, पद एवं अवसर की, और अगला है बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए। अब जो हमारा जो उद्देशिका है, अगर इस पे हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न यह बनता है
कि उद्देशिका से लाभ क्या है, हमारा उद्देशिका किस तरफ हमारे संविधान को ले जाना चाहता है। तो इसका जो मूल है वो जो उद्देशिका है प्रियम्बल में ही छुपा हुआ है। क्या प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती के मामले में यह तर्क दिया गया, क्योंकि उद्देशिका भी संविधान का एक भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। और परंतु संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आधारभूत ढांचे से, उसका जो ढांचा है उससे उसका स्वरूप बदल जाए। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा उद्देश्य का क्या है, उद्देश्य का से लाभ क्या है, इस उद्देश्य का को पावर कहाँ से मिला हुआ है, इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत हम भारत के लोग हैं। क्या उद्देश्य का संशोधन किया जा सकता है, ये कुल मिलाकर के अगर आप इसको पढ़ेंगे और उसमें एक निष्कर्ष निकलता है, तब हम जानते हैं कि हमारा ये प्रकार से जो उद्देश्य का है वह संविधान के निहितार्थ जो भाव हैं उसको व्यक्त करता है। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।